बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज को 514 करोड़ रुपए की सौगात दी है और इस कार्यक्रम में करीब 3 घंटा लेट से पहुंचे हैं। 3 घंटे लेट से पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद एक शेड्यूल कार्यक्रम में गए और कुछ ही देर रुक करके फिर वहां से चलता बने। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में किशनगंज पहुंचे। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर निर्धारित समय से करीब 3 घंटे की देरी से ठाकुरगंज प्रखंड के कठल डांगी गाँव स्थित करबला मैदान पर उतरा। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठाकुरगंज करबला मैदान में अपने हेलीकॉप्टर 3 घंटा लेट से देरी से उतारे। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार के काफिले के दौरान एक युवक और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। युवक ने बताया है कि पुलिस वाले ने उसके साथ गाली गलौज की। इसके बाद युवक को थप्पड़ भी मारा गया। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ ठाकुरगंज क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्राथमिक स्कूल, यूक्रेन केंद्र और फिर ऑस्ट्रेलिया भवन का निरीक्षण करके स्थानीय लोगों से सीधा संवाद भी किया है। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को लेकर भी चर्चा की गई है। जब कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जब पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर किशनगंज डीएम विशाल राज, प्रभारी मंत्री जमा खान, मंत्री विजय चौधरी, विधायक सऊद आलम, पूर्व मंत्री नौशाद आलम और फिर नगर पंचायत अध्यक्ष सरदार पटेल सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। यह ठाकुरगंज के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से हालामाला के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने खेल मैदान, झील और फिर अन्य विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। प्रगति यात्रा का मुख्य उद्देश्य जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना और फिर नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करना है। अमेरिका के होटल में इश्क हुआ, उसके बाद बिहार आकर के शादी रचाई गई। दरअसल अमेरिका की रहने वाली सेफियर नाम की लड़की और बिहार के छपरा के रहने वाले आनंद की शादी सुर्खियों में है। सेफियर आनंद से शादी करने के लिए 16 जनवरी को अमेरिका से छपरा पहुंची थी। दोनों 6 साल तक अमेरिका में लिव इन में रहे। इसके बाद साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। दरअसल पूर्व फौजी नागेंद्र सिंह के बेटे आनंद सिंह पिछले 10 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद वहां पर नौकरी की है। 7 साल पहले एक रेस्टोरेंट में आनंद हेड शेफ थे और सेफियर बतौर मैनेजर काम करती थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। सोमवार को चांदऊपुर गांव में धूमधाम से दोनों शादी हुई है। सेफियर रथ पर सवार होकर के अपने परिवार और फिर दोस्तों के साथ मंदिर पहुंची। जय शादी में सभी रस्में पूरी की गई। सेफियर ने पूरे उत्साह से सभी रस्मों में हिस्सा लिया। शादी के लिए गांव में एक रंगीन और आकर्षक माहौल था, जहां पर भारतीय परंपराओं के तहत हल्दी, मेहंदी, मंडप और फिर 7 फेरे का आयोजन किया गया। दोस्तों पूर्णिया में 2.5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। जब पूर्णिया में बंद घर में घुस करके चोरों ने 2.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली है। बेखौफ चोर घर में रखे 2,25,000 रुपए से अधिक के जेवरात समेत करीब 16,000 कैश अपने साथ ले गए। चोरी की घटना को लेकर के स्थानीय थाना में आवेदन दिया जा रहा है। जब मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पीड़िता के घर पहुंची और फिर कमरे की तफ्तीश की। जब पीड़ित ने परिवार के साथ ससुराल गए थे। मामला शहर के मधुबनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीड़ित पंकज कुमार मिश्रा ने बताया है कि मैं, मेरी पत्नी और बच्चों के साथ घर बंद करके शनिवार को अपने ससुराल मीरगंज थाना क्षेत्र के रंगरा गए थे। आज जब मैं शांतिनगर अपने घर पहुंचा तो फिर देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और घर में रखा हुआ सामान बिखरा हुआ है। पत्नी के सोने चांदी के सवाल 2 लाख रुपए से ऊपर के जेवरात, घर में रखे 16,000 कैश और महंगे बर्तन गायब मिले। ये चोर अपने साथ 2.5 लाख रुपए का सामान ले गए हैं। जब पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भरा बयान दिया है, जहां बिना किसी का नाम लिए महागठबंधन में सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम को लेकर के नकार दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन किसी भी पार्टी से हो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा जाए, सीएम की घोषणा चुनाव के बाद होना चाहिए। वहीं पर मंत्री और विधायक से रंगदारी मांगने पर कहा कि निश्चित तौर पर बिहार में हालात खराब है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है।
है नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं है, जहाँ कहीं ना कहीं अपराधी और फिर माफिया पूरी तरीके से राज्य में हावी है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए गए बयान पर पप्पू यादव ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भूल हो सकती है, तेजस्वी को भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, दोनों नेताओं को ऐसे बयान से बचना चाहिए। आपको बता दूं कि एक और पप्पू यादव बिना किसी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जैसी पावर तेजस्वी यादव को मिल गई है। वे सिंबल से लेकर के चुनावी उम्मीदवार तक का नाम तय करेंगे। मतलब अब आरजेडी में सब कुछ तेजस्वी यादव ही तय करेंगे। दोस्तों, पटना में एक होटल में पत्नी ने अपने पति को दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया। होटल के कमरे से शुरू हुआ झगड़ा 20 सड़क तक जारी रहा। हालांकि लड़की मौके से फरार हो गई। जब घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जब मामला कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के एक होटल का है। जब घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई, जब दोनों से पूछताछ की जा रही। महिला के भाई पंकज ने बताया है कि 2019 में उसकी बहन ने घर से भाग करके राजन से शादी की थी। राजा कुमार मुंगेर का रहने वाला है। दोनों की एक बेटी भी है। जब वहीं पर राजा शादी के 2 साल बाद बहन को प्रताड़ित करने लगा। वहीं पर इससे पहले भी 3 लड़कियों के साथ राजा के अवैध संबंध की जानकारी सामने आई थी। वहीं पर 2020 में राजा जल जीवन हरियाली की फर्जी वेबसाइट बना करके ठगी के आरोपों में पीर बहोर थाना में जेल जा चुका है। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार के स्कूलों में 28,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। आपको बता दूं कि पूरे बिहार के बच्चे अब प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसको लेकर के शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर पर पिछले दिनों सिलेबस तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि अब पहले कक्षा से 12वीं के कक्षा तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी और ये सिलेबस में भी अनिवार्य रूप से डाला जाएगा। दरअसल तकनीकी ज्ञान में शुरुआत से ही दक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है, ताकि बच्चे प्रारंभिक स्तर से ही कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजों को सीखना शुरू कर दे। जब विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इसके सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दी गई है। वहीं पर दूसरी ओर बिहार पूरे राज्य भर के 28 मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर की पढ़ाई नए सत्र से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के विभागीय स्तर पर मध्य विद्यालय में 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली भी होनी है। विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये 28,000 कंप्यूटर शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल होंगे या फिर बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती के चौथे चरण से। इस पर अभी शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है। जल्द ही इसको लेकर के बड़ा अपडेट सामने आएगा। दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम में राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के 2 विधायकों की क्लास लगा दी है। जब सासाराम के विधायक राजेश कुमार गुप्ता और फिर डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा के खिलाफ संगठन के लोगों ने तेजस्वी के सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी। जब तेजस्वी ने एक विधायक से 17 महीने की महागठबंधन सरकार की 5 उपलब्धियां गिनाने को कहा, तो नेताजी एक उपलब्धि गिनाकर ही मौन हो गए। इसके बाद तेजस्वी ने दोनों विधायकों को जमकर के हरका दिया और चेतावनी दी है कि अपने कामकाज में फौरन सुधार लाएं। जब आपको बता दें कि सासाराम शहर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी उम्र कच्ची है, लेकिन वे बात पक्की करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में जिला, प्रखंड, पंचायत और फिर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद। संवाद के दौरान सासाराम के विधायक राजेश कुमार गुप्ता पर पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वे क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं और न ही कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। यह कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद तेजस्वी यादव ने बारी बारी से विधायक को फटकार लगाई है। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा को खड़ा करा करके महागठबंधन सरकार के 17 महीने के कार्यकाल की 5 उपलब्धियां कार्यकर्ताओं को बताने को कहा, तो कुशवाहा एकमात्र उपलब्धि बता करके चुप हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब आप विधायक होकर के उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आम लोगों को क्या समझाएंगे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के राज में अधिकारी सबको इज्जत देते थे, जो अब नहीं है। दोस्तों, आम आदमी के 2 से 5 लाख रुपए कमाने में कई साल बीत जाते हैं, लेकिन कभी कोई भी सोच सकता है कि कोई एक झटके में रातों रात करोड़पति बन सकता है। लेकिन बिहार के मधुबनी जिले में ऐसा ही कारनामा देखने को मिला है। यहाँ पर रातों रात करोड़पति बनने का मामला सामने आया है, जहाँ पर एक 19 वर्षीय लड़के ने क्रिकेट मैच में ड्रीम 11 टीम बना करके 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। जैसे ही ये खबर इलाके में पता चला तो फिर लोगों का शुभकामनाएं देने के लिए तांता लग गया। दरअसल ये शानदार खबर मधुबनी जिले के मधुआपुर प्रखंड
क्षेत्र के सहरघाट नायक टोला की है, जहां के निवासी शानू कुमार मेहता ने ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीता है। शानू ने यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के बैश विनिंग प्रतियोगिता में अपने दूसरी द्वारा बनाई गई टीम की बदौलत जीता है। पूरा परिवार बेटे की इस सफलता से बेहद खुश है। जब पिता राजेश मेहता का कहना है कि उनका बेटा एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन उसने एक अच्छा खिलाड़ी बनने से पहले हम सबकी दिल जीत लिया है। वे क्रिकेट के बारे में हर जानकारी रखते हैं। दोस्तों, बिहार के अस्पताल में बड़ा कांड सामने आया है। यहाँ पर पैर में चोट लगी, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ का एक्सरे करवा दिया। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे सीतामढ़ी सदर अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीज को पैर की चोट पर हाथ का एक्सरे कराने का निर्देश दे दिया गया, जिससे मरीज और फिर उसके परिजनों में हरकत मच गया है। मामला तब शुरू हुआ जब बसबड़िया गाँव के रंजन सिंह गाड़ी चलाने के दौरान पैर में चोट लगने पर दर्द से कहराते हुए अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टरों ने उनकी जांच के बाद पर्चे में हाथ का एक्सरे कराने का निर्देश लिख लिया। जी हाँ, जब मरीज एक्सरे कराने पहुंचे तो फिर उसे डॉक्टर की इस चौंकाने वाली गलती के बारे में पता चला। जब परेशान मरीज ने पैर का एक्सरे कराने की बात कही, लेकिन स्टाफ ने पर्चे का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर ने हाथ का एक्सरे ही लिखा है। इससे मरीज और उसके परिजनों की परेशानी और बढ़ गई। जब मरीज ने अस्पताल प्रबंधक से शिकायत की, जिसके बाद प्रबंधक ने तुरंत निर्देश देकर के पैर का एक्सरे कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि इस लापरवाही ने मरीज और फिर उनके परिजनों को मानसिक और फिर शारीरिक रूप से परेशान कर दिया। इस घटना के बाद सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की चर्चा तेज हो गई है। लोगों ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इमरजेंसी मामले में ही ऐसी लापरवाही हो रही है तो फिर आम मरीजों का क्या हाल होता होगा, समझ से परे है। जब बिहार के स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की लापरवाहियों के कारण लोगों का सरकारी अस्पतालों से विश्वास उठता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मरीज ऐसी दुर्व्यवस्थाओं का शिकार होते रहेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने बीपीएससी मामले में छात्रों की आवाज का समर्थन किया है और कहा कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये समस्या है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने बीपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि पेपर लीक भारत के गरीब युवाओं का अधिकार छीनने, उनके हुनर और फिर सपनों को दबाने का हथियार है। उन्होंने ये भी कहा कि वे संसद में इस विषय को उठाएंगे। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों बीपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवाओं पटना में मुलाकात की है। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके लिखा, पेपर लीक भारत के गरीब युवाओं का अधिकार छीनने, उनके हुनर और सपनों को दबाने का हथियार है। जहां हर भाजपा शासित प्रदेश में आए दिन ऐसी ही घटना हो रही है और फिर उसके ऊपर से अपने हक की आवाज उठाते युवाओं पर बर्बरता के साथ अन्याय करके उनके विरोध को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हाल में बिहार में हुए बीपीएससी परीक्षा घोटाला और फिर उसके बाद लाठीचार्ज और फिर पुलिस द्वारा हिंसा से पीड़ित छात्रों से मुलाकात करके गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। जो छात्रों ने पूरे विस्तार से इस पेपर लीक और फिर परीक्षा घोटाले के चक्रव्यूह का खुलासा किया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार में गर्भवती महिलाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जननी बल सुरक्षा योजना यानी कि JBSY के तहत एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रेग्नेंट महिलाओं को पैसे दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। ये राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेज दी जाएगी, जिससे कि लाभार्थी को बिना किसी थर्ड पार्टी के उसको पैसा मिल सके। इस योजना के तहत बिहार सरकार ने ग्रामीण और फिर शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाओं की अलग अलग प्रोत्साहन राशि तय की है। जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वहीं पर शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को 1000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 15 जनवरी 2025 को JBSY के DBT पोर्टल का उद्घाटन किया था, तो इस योजना के तहत होने वाले सभी लेन देन को आसान और फिर पारदर्शी बनाएगा। यह इस पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थियों को भुगतान किया जाएगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि महिलाओं को समय पर आर्थिक मदद मिल सके और फिर उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये पहल राज्य सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, बिहार के भूमि सर्वेक्षण 2024 के तहत डिजिटलाइज जमाबंदी में सुधार को लेकर के सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के सभी जिलों के DM को निर्देश दिया है कि जमाबंदी में जो भी गलतियां सामने आ रही है उसके समाधान के लिए रैयत का यानी कि किसान का अब ऑफलाइन आवेदन भी कर सकेंगे किसान। ये कदम तब उठाया गया है जब सरकार ने पाया है कि ऑनलाइन माध्यम में गड़बड़ी और फिर बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण रैयतों को परेशानी हो रही है।
जहाँ बिहार में जमीन सर्वे और फिर डिजिटलाइज जमाबंदी प्रक्रिया के तहत कई गाँव और फिर क्षेत्रों में ये समस्या उत्पन्न हो रही थी कि ऑनलाइन आवेदन में गड़बड़ी हो रही है या फिर कई रैयत खुद इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर पा रहे। खास करके गाँव में लोगों को इंटरनेट की सही सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें इस काम के लिए दूसरे को पैसे भी देने पड़ते थे। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए रैयतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखने का फैसला किया। इससे उन्हें अपनी जमीन से संबंधित सुधार के लिए अब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे सीधे स्थानीय स्तर पर ऑफलाइन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिजली कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को अलर्ट जारी कर दिया है। ये जानकारी दी गई है कि न्यूनतम राशि के रिचार्ज वाले फोन कॉल से सावधान रहें। साइबर ठग फोन करके 10 रुपए के रिचार्ज करने को कहेंगे और बैंक खाते से मोटी रकम निकाल लेंगे। बिजली कंपनी द्वारा आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि पिछले कुछ समय से पटना और फिर बिहार के अलग अलग हिस्सों में साइबर अपराधियों द्वारा बिजली विभाग के नाम पर ठगी की जा रही है। जब पहले ये ठग रात में बिजली काटने की धमकी देकर के उपभोक्ताओं को लिंक भेजते थे, जब उस लिंक को खोलने पर खाते से बड़ी राशि निकाली जाती थी। अब साइबर अपराधियों ने नया तरीका अपनाया। अब साइबर अपराधियों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को कॉल या फिर मैसेज के जरिए ये कहा जाता है कि बिजली से संबंधित अपडेट के लिए एक न्यूनतम राशि का रिचार्ज करना होगा, यानी कि कम से कम पैसा का रिचार्ज करना होगा इसका अपडेट लेने के लिए, बिजली का अपडेट लेने के लिए। इस प्रक्रिया में ठग एक अनजान लिंक भेजते, इस लिंक पर क्लिक करने पर इससे संबंधित बैंक खाता खाली हो जाता है। जब बिजली कंपनी के CMD पंकज कुमार पाल ने कहा है कि बिजली विभाग कभी भी इस तरीके के रिचार्ज की मांग नहीं करता है। बिजली से संबंधित जानकारी जैसे कि खपत या फिर बैलेंस की सूचना केवल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या फिर सुविधा ऐप के जरिए दी जाती है। अगर किसी उपभोक्ता को किसी तरीके का कॉल या फिर मैसेज मिलता है तो फिर तुरंत सतर्क हो जाएं, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करें। इस तरीके के मामले से जुड़ी शिकायत स्थानीय बिजली कार्यालय में दर्ज कराएं। विभाग ने सभी कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे इन फर्जी कॉल करने वाले नंबरों की सूची करें ताकि साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए अभी से ही कमर कसने लगी है। एनडीए के घटक दलों ने ये निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई है उसे विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराया जाएगा। सीट बंटवारे के दौरान 2015 का जो फॉर्मूला था उसको नजीर के तौर पर देखा जाएगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उस चुनाव में लोजपा, हम और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर के जो ड्रामा किया उससे गलत संदेश गया था। इस बार फिर सब साथ में है और नीतीश कुमार भी साथ है। ऐसे में पुरानी नौबत ना आए इसका खासा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपनी अलग चावल खिचड़ी पकाने में लगा दी है। मुझे आपको बता दूं कि चुनाव से पहले जीतन राम मांझी के एक बयान ने एनडीए को तनाव में डाल दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने एनडीए में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ धोखा होने की बात कहकर के एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार में वे अपनी औकात दिखाएंगे। वहीं पर उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने एनडीए में अपनी एकजुटता जाहिर की है। बाप बेटे के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। जहाँ सियासत के जानकार का कहना है कि ये सब कुछ दबाव की राजनीति के लिए हो रहा है। जीतन राम मांझी दबाव बना रहे हैं तो उनके बेटे बैलेंस बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं पर सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग अपने अजीबोगरीब कारनामों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में रहता है। अब विभाग के नए कारनामे ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल अब अररिया जिला के जिला शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना रवि रंजन ने मुद्दों से स्पष्टीकरण की मांग कर ली है। दरअसल अब अररिया जिला के जिला शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना रवि रंजन ने मुर्दों से स्पष्टीकरण की मांग की है। मुर्दों से जो मर गए हैं। डीपीओ स्थापना कार्यालय की ओर से निर्गत पत्र को लेकर के जिला शिक्षा विभाग को सोशल मीडिया पर जम करके ट्रोल किया जा रहा है। जब शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 1024 शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की है। साथ ही साथ शिक्षा कोष पोर्टल पर 100% शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है उनमें 11 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, पहले मौत और कई रिटायर भी हो चुकी हैं। दोस्तों, बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों की जान जाती है। अब इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने अनूठी पहल करते हुए कई शुरुआत की है। परिवहन विभाग ने नई पहल करते हुए बताया है कि अब सीनियर सिटीजन्स अपने गाड़ियों के पीछे एक विशेष स्टिकर लगा सकते हैं जिस पर एक खास मैसेज लिखा होगा। इस मैसेज को पढ़ने के बाद उनके पीछे वाले वाहन थोड़ा अलर्ट और संभल करके चलाएंगे। परिवहन विभाग का दावा है कि इस पहल से बुजुर्गों के साथ होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल से मिलकर के वरिष्ठ नागरिकों का विशेष स्टिकर
स्टिकर अपने वाहन के पीछे लगाने का अनुरोध किया था। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि सीनियर सिटीजन्स के वाहनों के पीछे स्टिकर लगे होने से अन्य वाहन चालक अवेयर होकर के गाड़ी चला सकेंगे। जैसे संजय अग्रवाल ने बताया है कि इस स्टिकर में लिखा होगा कि धैर्य रखें, वाहन चालक वरिष्ठ नागरिक है, सावधान ही सुरक्षा है। आपको बता दो कि बिहार में 2023 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 514 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान गई, जबकि 262 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो चुके हैं। इन दुर्घटनाओं में वाहन चालक, पैसेंजर, पेडिट्रियन आदि भी शामिल है। स्टिकर लगाने के बाद दुर्घटना में कमी आने की संभावना है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार देने, किसानों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने से लेकर के और महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए पूरी खाका तैयार करके रखा हूं। उन्होंने कहा है कि महज 17 माह के अपने कार्यकाल में 5 लाख बिहार के युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का काम किया है। यह 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया है। यह बिहार के विकास के लिए हमने जो लकीर खींची है वह अभी तक अमिट है। उन्होंने कहा कि हम काम पर विश्वास करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब समय है बिहार में नए प्रजाति का बीज लगाने का, जिसके माध्यम से बिहार में समृद्धि और फिर खुशहाली आएंगे। यह सवालिया लहजे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब नहीं तो कब। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और फिर 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। गुजरात को सब कुछ मिल रहा है पर बिहार को नहीं। उन्होंने कहा है कि बदहाली के कारण यहाँ के लोगों की आंखों में आंसू हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, जहां हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। शराबबंदी सिर्फ कागज पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, जहां अपराध की घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने के 1 माह में बिहार की महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए खाते में देंगे। इसी तरह वृद्ध, दिव्यांग और फिर अन्य 1500 रुपए की दी जाएगी। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में सबसे महंगी बिजली बिहार में है। स्मार्ट मीटर के कारण बिहार के गरीब बिजली उपभोक्ता त्रस्त हैं। उनकी सरकार बनी तो स्मार्ट मीटर हटाया जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के महंगा होने का असर हर घर में है। पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर के हम 1500 रुपए कर देंगे। दोस्तों, यूपी और बिहार की जमीन के नीचे एक खजाने हैं जिसकी खोज की जाएगी। जी आपको बता दूं कि यूपी बिहार की जमीन के नीचे क्या तेल और गैस के प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं? क्या यूपी बिहार के जमीन के नीचे गैस, तेल है? अगर ये सच है तो फिर ये किसी खजाने से कम नहीं है। बेशक अभी ये सब सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मिशन अन्वेषण के तहत इसका सर्वे ONGC ने शुरू कर दिया है। इन राज्यों में कंपनी 2D भूकंपीय डेटा अधिग्रहण करके कार्य अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। हाइड्रोकार्बन संसाधनों की परिपक्वता के आधार पर देश में कुल 26 बेसिन हैं। अभी तक सिर्फ मुंबई, अरुणाचल, गुजरात, राजस्थान आदि 6 राज्यों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर गैस और फिर तेल के भंडार हैं और फिर वे उत्पादन कर रहे हैं। ये कृष्ण गोदावरी के नाम से जाने जाते हैं। यह देश के सभी बेसिन को वहां पर उपलब्ध हाइड्रोकार्बन संसाधनों के आधार पर श्रेणी में बांटा गया है। इस लिहाज से गंगा, पंजाब बेसिन, जिसमें यूपी बिहार राज्य भी आते हैं, यहाँ पर गैस और फिर तेल के संभावित संसाधनों की खोज करना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मिशन अन्वेषण में शामिल है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किशनगंज आए हुए थे, जहां किशनगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़ी सौगातें दी है और साथ ही साथ किशनगंज के आगमन पर कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने कई सारे मांगे रखी है सीएम नीतीश कुमार के सामने। उनमें से किशनगंज जिला के अंतर्गत कोचाधामन बहादुरगंज प्रखंड में असुरा निसंदरा घाट पर कनकई नदी में पुल निर्माण, कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत NH 327E पर अवस्थित बलिया पंचायत के शीतलनगर झील का मिथिला हाट के तर्ज पर सुरजापुरी हाट पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। वहीं पर ठाकुरगंज नगर पंचायत को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कटहल डांगी से NH 327E बाईपास निर्माण करना। वहीं पर किशनगंज ठाकुरगंज पथ पर तैयबपुर खरना के बीच महानंदा नदी में पुल निर्माण। वहीं पर किशनगंज जिले में बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज को 2 नए अनुमंडल एवं हजरत नगर, कन्हैयाबाड़ी, हल्दीखोरा, बिशनपुर, पवाखाली, छतरगाछ एवं पहाड़ कट्टा को 5 नए प्रखंड बनाना। वहीं पर डे मार्केट से कद्दू भिट्टा भाया
पोवाखाली जिया पोखर पथ निर्माण विभाग की सड़क का चौड़ीकरण। वहीं पर सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को बिहार राज्य की अन्य पिछड़ा जाति की सूची में एवं केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करना। वहीं पर एएमयू सेंटर किशनगंज को बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई 224 एकड़ जमीन पर एनएमसीजी नई दिल्ली द्वारा निर्माण कार्य पर रोक को हटाते हुए एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए फंड रिलीज करते हुए यूजीसी नई दिल्ली से सभी टीचिंग 29 पदों एवं नॉन टीचिंग 19 पदों की स्वीकृति प्रदान करना। वहीं पर कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत महानंदा पुल के पश्चिमी उत्तरी तटबंध से पाटकोई पंचायत के कद्दूबिट्टा पथ निर्माण विभाग की सड़क तक महानंदा नदी के किनारे तटबंध निर्माण एवं मचकुरी पंचायत अंतर्गत सुरा पश्चिमी पथ निर्माण विभाग की सड़क से नया टोला पीएमजीएसवाई सड़क तक कनकई नदी के किनारे तटबंध निर्माण करना। वहीं पर टेरागंज प्रखंड के अंतर्गत मटियारी घाट में कनकई नदी पर पुल निर्माण। ठाकुरगंज नगर पंचायत रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण। ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत दल्ले गांव में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित पुल में 2 स्पैन पुल का एक्सटेंशन होना। वहीं पर कोचाधामन प्रखंड के अंतर्गत मिडिल क्लास कैरी बिरपुर एवं मिडिल क्लास मोहनमारिका हाई स्कूल में अपग्रेड करना। वहीं पर महानंदा बेसिन फेज 2 के तहत महानंदा एवं रतुआ नदी के दोनों किनारे पर 199 किलोमीटर तटबंध निर्माण की अलाइनमेंट का फिर से स्थल निरीक्षण का निर्धारण। वहीं पर हर घर नल जल के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित जल मीनार के पंप चालकों का बकाया मानदेय का भुगतान करना। वहीं पर किशनगंज जिला में माइनॉरिटीज बीएड कॉलेज की स्थापना एवं लॉ कॉलेज की पढ़ाई आरंभ करना। वहीं पर किशनगंज जिले में बढ़ते स्टूडेंट डिमांड को देखते हुए अनुमंडलवार डिग्री कॉलेज की स्थापना के नियम को शिथिल करते हुए विधानसभा वार्ड एवं या फिर प्रखंड वार्ड डिग्री कॉलेज की स्थापना करना। वहीं पर किशनगंज जिले के लोगों को जिले में ही रोजगार मिले, इसके लिए जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग की स्थापना जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, चमड़ा उद्योग एवं अन्य उद्योग की स्थापना। वहीं पर किशनगंज जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल फीडर में निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराना। वहीं पर किशनगंज जिले के खगरा एयरपोर्ट से पैसेंजर उड़ानों की शुरुआत करना। इन सभी मांग पत्र को लेकर के मास्टर मुजाहिद आलम ने नीतीश कुमार को सौंपा है। अब देखना होगा बाकी कि आने वाले समय में इस मांगों पर, इन मांगों पर क्या क्या विचार किया जाता है और कितनी मांगे पूरी होती है। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। जय कृषि विभाग की ओर से कम लागत में अधिक उत्पादन को लेकर के बेतिया जिले के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से दी जाने वाले अनुदान की सुविधा के बारे में भी बताया जा रहा है। जय जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार राय ने बताया है कि सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कृषि योजनाओं के बारे में कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकारों के माध्यम से किसानों को जागरूक करें। यह किसानों को सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इसका लाभ लेकर के कम लागत में अधिक उत्पादन कर सके। दोस्तों, बिहार के मजदूर तबके और गरीबी में मुब्तला लोगों के लिए सरकार हर तरह संभव प्रयास करती है। यह उन्हीं प्रयासों में से एक है बिहार सरकार की ग्राम परिवहन योजना, जिसके तहत बिहार के युवाओं को जो बेरोजगार है और गरीब है उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत बिहार के बेरोजगारों को जीविका चलाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सुरक्षा देकर के विकास रफ्तार को गति दी जा रही है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत से ऐसे 7 लोगों को लिया जा रहा है जो इसके पात्र होते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में चल रहे ग्राम परिवहन योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और फिर 3 अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से लोगों को लिया जाता है। इस हिसाब से पहला पैमाना यहाँ क्लियर हो जाता है कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो फिर आपको इन 3 श्रेणियों में से किसी एक से जुड़े होना चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की भी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होनी चाहिए और फिर उसके पास कोई भी कमर्शियल वाहन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। जब सुबह घने कोहरे ने पूरे उत्तर बिहार को अपने आगोश में ले लिया है। 2 दिनों से पटना समेत कई जिलों में धूप में खिलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मंगलवार को कल एक बार फिर से ठंड लौट आई है, जब बुधवार को भी यानी कि आज भी मध्य धूप और फिर तेज पछुआ हवा की उम्मीद जताई जा रही है। इस बदलाव से ठंड राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा मिली है। यह मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में ठंड अभी बाकी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान
तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद 3 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 22 जनवरी को सुबह के समय अधिकांश जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का अनुमान है। बिहार में इस साल भी ठंड का कहर जारी है और पिछले साल 2024 में 20 फरवरी के अंत तक लोगों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था, जहाँ सर्दी की लुका छुपी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की ओर से इस बारे में कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है कि राहत कब मिलेगी। हाल ही में खिली धूप के बावजूद भी इस बात पर कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं है कि बिहार में ठंड का दौर कब खत्म होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी के मध्य में यानी कि फरवरी के बीच में 15 फरवरी तक बिहार के निवासियों को इस ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। वर्तमान मौसमी पैटर्न से संकेत मिलता है कि यदि पटना और फिर अन्य जिलों में हाल ही में अनुभव की गई कुछ समय के लिए गर्मी रह सकती है। जब मौसम वैज्ञानिक से संबंधित अपडेट के अनुसार सर्दी से अस्थायी राहत मिलना अभी निश्चित है। यह बिहार के निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे कभी कभार निकलने वाले धूप वाले दिनों से बहुत अधिक संतुष्ट न हो, क्योंकि स्थानीय मौसम अधिकारियों द्वारा दिए गए पूर्वानुमान के आधार पर जल्द ही ठंड के लौटने की संभावना है, जो परिवर्तनों पर बारीकियों से नजर रख रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव चाहते थे कि जब राहुल गांधी पटना दौरे पर आए तो फिर ये बात समझ करके यहाँ से जाएं कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना है, तो पप्पू यादव को कांग्रेस में ला करके उनके हाथों में ताकत देनी होगी। मगर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तो ठहरे राजनीति के माहिर खिलाड़ी। उन्होंने ऐसा खेल खेला कि पप्पू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात तक न हो सके। अखिलेश सिंह के समर्थकों की माने तो राहुल गांधी ने पटना दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि पप्पू यादव की छवि अच्छी नहीं है, उनका कांग्रेस में आना कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा। उधर पप्पू यादव के समर्थक लगातार ये कह रहे थे कि पप्पू यादव को बिहार में कांग्रेस की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। राहुल गांधी चाहते हैं कि पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व करें और कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करें। हालांकि अखिलेश सिंह ने इस पूरे दावे की एक तरह से हवा निकाली। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव ने होटल मोरिया में कमरा तक बुक करा रखा था ताकि राहुल गांधी के साथ कुछ देर उस कमरे में मीटिंग हो सके, पर कमरे में मीटिंग तो दूर की बात, राहुल गांधी और पप्पू यादव का आमना सामना तक नहीं हो पाया। उधर अखिलेश सिंह बिना किसी कार्यक्रम के राहुल गांधी को लेकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंच गए और दोनों के बीच बहुत ही सकारात्मक माहौल में बात हुई। राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव की सेहत के बारे में पूछा तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को हरा चना खिलाया। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन न करके राजद ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आरजेडी का समर्थन कर दिया। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने यह भी कह दिया था कि इंडिया अलायंस का समर्थन टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को करना चाहिए। दोस्तों, बिहार सरकार बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत वर्तमान में 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को 400 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, जबकि 80 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह मिलती है। यह सरकार अब इसे बढ़ा करके 1000 रुपये करने की योजना बना रही है। ये बढ़ोतरी आगामी वित्तीय वर्ष से लागू हो सकती है और फिर इसे लागू होने से बिहार के बुजुर्गों को विशेष लाभ होगा। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उसकी जीवन शैली में सुधार हो सके। फिलहाल बिहार सरकार वित्त विभाग से इस पेंशन राशि में बढ़ोतरी के लिए खर्च का पूरा आकलन करवा रही है। वित्त विभाग ने इस बढ़ोतरी के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण भी शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे लागू करने का निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में टिकट नहीं मिलने से वे बीजेपी के खिलाफ आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने खुलेआम ऐसी बात कह दी है जो कि एनडीए खेमे के लिए शुभ संकेत नहीं है। दरअसल दिल्ली में चिराग पासवान और फिर नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा ने सीट में हिस्सेदारी दे दी, लेकिन जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दी गई। अब इसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। जब मीडिया ने जीतन राम मांझी से ही लेकर के सवाल पूछ दिया, फिर क्या था, जीतन राम मांझी पूरी तरीके से भड़क गए और ऐसी बात कह दी कि भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में भी हमारी औकात नहीं थी, दिल्ली में भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन बिहार में हम अपनी औकात दिखाएंगे। अब मांझी के बयान से एनडीए नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। जी हाँ, अब इस बयान से ऐसा लगता है कि कहीं जीतन राम मांझी विधानसभा चुनाव से पहले कोई खेला नहीं कर दे। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी को झारखंड चुनाव में भी सीट नहीं मिली थी, जिसके बाद उस समय भी वे नाराज हो गए थे, लेकिन अब जब उन्होंने दिल्ली में टिकट नहीं मिला तो और अधिक नाराज हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। 7वें चुनाव विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी और फिर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुकी है।
दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक से 30,000 रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बता दूं कि बिहार के मधेपुरा के गम्हरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत देव नारायण मध्य विद्यालय टोका के सहायक शिक्षक के से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इसको लेकर के पीड़ित शिक्षक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में सहायक शिक्षक अशोक कुमार मेहता ने बताया है कि टोक सीपुर वार्ड 5 निवासी राम कुमार मेहता से उनका जमीन विवाद चल रहा है। 18 जनवरी को जब वो विद्यालय जा रहे था तो फिर आरोपी ने रास्ते में गाड़ी के आगे आकर के जबरन रुकवाया और 30,000 रुपये रंगदारी मांगने लगा। मैंने उनके बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर स्कूल चला गया। इसके बाद मैं मध्याह्न भोजन के समय करीब दोपहर करीब 12:30 बजे अपार ID फॉर्म का फोटो कॉपी करवाने बगल की दुकान में गया था। उसी समय राम कुमार मेहता ने मेन रोड से जा रहा था तो फिर मुझे दुकान पर देखा। उसके बाद प्रधान अध्यापकों को फोन पर राम कुमार मेहता बोला कि अशोक मेहता शिक्षक कहाँ है। प्रधान अध्यापक ने कहा है कि फोटो कॉपी कराने गए हैं। लगभग 10 मिनट बाद मैंने फोटो कॉपी लेकर के विद्यालय गया तो फिर राम कुमार मेहता मेरे साथ अभद्र व्यवहार के साथ वीडियो बना रहा था, जबकि नियमानुसार विद्यालय अवधि में प्रधान अध्यापक से अनुमति लेकर ही कोई बाहरी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश कर सकता है। शोरगुल की आवाज सुनकर के आसपास के ग्रामीण स्कूल पहुंच गए। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे स्कूल से बाहर कर दिया। पीड़ित शिक्षक ने कहा है कि इससे 15 दिन पहले भी उनकी पत्नी और को धमकी दी थी। दोस्तों बिहार के मधुबनी में भारत नेपाल सीमा के पास SSB ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर 48वीं वाहिनी SSB की टीम ने जाली मुद्रा यानी कि जाली नोट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के पास से 30,300 रुपए की भारतीय जाली मुद्रा और फिर 53,000 रुपए की नेपाली जाली मुद्रा बरामद की गई है। इसके अलावा 2,200 रुपए की असली भारतीय मुद्रा भी मिली है। 48वीं वाहिनी के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आदि सूचना विभाग से मिल रही जानकारी के आधार पर निरीक्षक भगवान सहाय मीना के नेतृत्व में टीम ने सीमा स्तंभ 27/01 से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रभात यादव के रूप में हुई है, जो कि मधुबनी जिले के कलवाही थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला है। SSB ने आरोपी और जब्त की गई जाली नोट को जयनगर थाना को सौंप दी गई है। दोस्तों बिहार के औरंगाबाद में बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम किया गया है। जब पीड़िता कैमूर की रहने वाली है, जिसका करीब 7 महीने से औरंगाबाद के एक लड़के से अफेयर चल रहा था। दोनों की मुलाकात इंस्टा पर हुई थी। इसके बाद व्हाट्सएप पर चैट शुरू हुआ, फिर बातें होने लगी। 18 जनवरी को वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए औरंगाबाद के नबीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। रात के 2 बज रहे थे। उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके आने को कहा, पर लड़के ने कहा कि मैं सुबह आऊंगा।